जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस मॉक टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन आपका बहुत शानदार तरीके से रहने वाला है, तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट देखें और जहां आप सभी कमी करते हैं उन पॉइंटों पर विचार करें जिससे आने वाले किसी मॉक टेस्ट में आपसे वो गलती ना हो। आइए बेटा शुरू करते हैं अपने मॉक को। अब हम 104 नंबर आज तो हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहले हमें दिया गद्दांश। गद्दांश को पहले ये पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़ लो, इससे पहले थोड़ा दिमाग में रहेगा तो पता चल जाए। टीबी को हंसी का खजाना क्यों कहा जाता है? टीबी को जो हंसी का खजाना है क्यों कहा जाए, और हंसी को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए शुभ संवाद देती है? हंसी और आनंद में क्या अंतर है? चलिए 5 प्रश्न हमारे पढ़ते हैं वैसे पैराग्राफ को। हमारा पैराग्राफ है बेटा, अवतरण को पढ़कर प्रश्नों के विकल्प में उत्तर चुनिए। हंसी बाहरी और आनंद भीतरी का चिन्ह। तो एक तो बेटा यहीं से मिल गया। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है। कहा जाता है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक में लिखा है कि उत्तम शुभ अवसर पर हंसी उदास व्यक्ति को के चित्त को भी प्रफुल्ल कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि उसके शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकता है। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। हंसी स्वास्थ्य का शुभ संवाद होती है। वह एक साथ शरीर और मन को प्रसन्न करती है। तो बेटा यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी संजीवनी बूटी का चूर्ण है। आज भी की तनाव भरी जीवन में यह हर किसी को चाहिए। चिंता नरक के समान है और हंसता हुआ मनुष्य पृथ्वी पर स्वर्ग का सुख पाता है। हंसने जैसा पुण्य दुनिया में और कुछ नहीं है, इसलिए हंसाने वाले बाजार की शरण में एसएमएस जोक्स एवं सीरियल को लेकर फिल्मों तक लोगों को हंसाने के लिए बाजार हर तरह से मसाला जुटा रहा है। हंसी की तलाश में जुटे लोग इसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। टीवी पर तो हंसी का खजाना ही मौजूद है। वहाँ हर मूड की हंसी है और हर जगह हंसने की तलाश है। चलिए देखिए यहाँ से मिल गया आंसर हमें। टीवी को हंसी का खजाना क्यों कहा जाता है? क्यों सीख के कार्यक्रम होते हैं? तो हमसे क्या कर रहे हैं यहाँ देखिए। यहाँ पे क्या देखिए, इसके मतलब यहाँ पे क्या हंसी लोगों के देखिए हंसाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया। लोगों के बेटा देखो यहाँ हंसाने के लिए हंसी तलाश रहे। तो यार टीवी तो हंसी का खजाना ही मौजूद है। वहाँ हर मूड की हंसी है और हर जगह हंसने की तलाश है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास। एक है टीवी के अधिकांश कार्यक्रम हंसी पर आधारित हैं देखिए, और एक केवल हंसी और एक अधिकांश। तो बेटा यहाँ पे हमें केवल वाला हमें नहीं लगाना है। क्या होगा यहाँ पे अधिकांश, ज़्यादातर हमारे हंसी के आते हैं। टीवी पर ऐसा नहीं है कि टीवी पर सत्यता बेटा ये कि हंसी आए, नहीं, समाचार भी आते हैं हमारे टीवी पर। अधिकांश हमारे हंसी के, अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ देखिए हंसी को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? हंसी को हमारा प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? शोक को दूर करती है, दुख को दूर करती है, इंजन के समान सशक्त है। बिल्कुल सही, उपयुक्त तो सभी हमारे यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? उपयुक्त तो सभी हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इस अवतरण का एक उचित शीर्षक ये क्या है? हंसी दुख निवारण जिंदा दिली। हंसी का महत्व यहाँ पर बेटा बताया गया है कि हंसी को हमारे लिए इस बॉडी में, हमारे शरीर में कितनी आवश्यक है। रक्त को चलाती है, सारे काम करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, अधिक पसीना लाती है, रक्त को चलाती है। हंसी किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए शुभ संवाद देती है? तो रक्त को भी चलाती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, अधिक पसीना बहाती है। तो उपयुक्त तो सभी हमारे यहाँ पे हो जाएगा। हंसी और आनंद में क्या है अंतर है? तो पहली लाइन से ही था, देखिए पहली लाइन से ही था हमारा, हंसी बाहरी और आनंद भीतरी चिन्ह है। हंसी बाहरी खुशी और आनंद भीतरी चिन्ह है। तो सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा। देखिए वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार, तो सम आ गया। देखो 2 जगह सम आ गया तो लगा देना चुपचाप यहाँ पर बेटा। कौन सा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार बेटा? उपमा अलंकार। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, तो उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल। क्या कहेंगे उसे बेटा? गुदड़ी का लाल हम उसे कहते हैं। इसका राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द, तो देखिए बताया था जो बोलियां हैं वो कौन सा बेटा? हमेशा सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। कौन सी होती हैं बेटा? स्त्रीलिंग हमारी यहाँ पर होती हैं। बोलियां कौन सी होती हैं बेटा? हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। मौसम आज को सुहावना सा है। इस वाक्य में सुहावना
शब्द किसका परिचायक है? सुहावना किसका है? सुहावना मौसम यानी कि विशेषण का परिचायक है बेटा हमारा ये। क्रिया का भेद बताइए। क्या खा रही है बेटा? खाना। क्या खा रही है? खाना। तो क्रिया कौन सी? सकर्मक। क्या और किसको के आंसर से उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक। उचित संबोधन से रिक्त स्थान भरिए। संबंध बोधक से। पैसे को जेब, बाहर, पीछे, नीचे, अंदर। तो यहां पे क्या हो जाए? कितना सरल है कि बेटा अंदर रखे जाते हैं पैसे। संज्ञा का भेद बताइए। भारतीय सेना को वीरता के लिए प्रसिद्धि है। वीरता। वीरता क्या ही संज्ञा है? वीर से वीरता, ता जुड़ गया तो बेटा कौन सी? भाववाचक। वीर से वीरता क्या होगी बेटा यहां पर? भाववाचक संज्ञा। मुहावरे का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो क्या होगा यहाँ पर? अपने लिए अलग खाना पकाना नहीं, गलत बात है। केवल खिचड़ी पकाना गलत बात है। दुश्मनी मोल लेना नहीं। तो साथ मिलकर न रहना, यानी कि मैं कुछ कह रहा हूँ और वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। तो क्या होगा? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मुझे 4 गज, देखिए संख्या के साथ परिमाण आ गया तो क्या मात्रक आ गया तो परिमाणवाचक। मुझे 4 गज क्या हो गया बेटा? परिमाणवाचक। निम्न में कौन सा भाववाचक? तो देखिए इसे तो बता दो। ता क्या होगा यहाँ पे? ता भाववाचक। भाववाचक बताएं। ता हो गया तो यहाँ पे लगा देंगे हम क्या बेटा? मित्रता। घास हरी होती, घास हरी होती है, वाक्य में होती क्या है? तो होती है ये क्रिया है बेटा। होती है क्या? ये क्रिया है, बात खत्म। दुम दबाकर भाग जाना। दुम दबाकर भाग जाना यानी कि बाजी जीतना, निश्चित बात करना, होश ठिकाने लाना नहीं, डर कर भाग जाना। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेषण। विशेषण पूछा है तो घोड़े की विशेषता क्या होगी बेटा? लाल, यानी कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। घोड़े की विशेषता क्या होगी बेटा? लाल होगी तो ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलोम। शाश्वत। शाश्वत का होता है बेटा जो सदा चलता रहे, कभी खत्म ना हो, कभी, यानी हम कैसे जिसका कि विनाश ना हो। तो क्या हो जाए? क्षणिक, यानी कि जो कुछ समय के लिए है। आषाढ़ के दिन। आषाढ़ का एक दिन, ये रचना किसकी है? आषाढ़ का दिन जो रचना है ये बेटा है हमारी मोहन राकेश की। वैदिक हिंसा। क्या होगा यहां पर बेटा? हिंसा न भवते। सी आंसर हो जाएगा हमारे यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नैन हमारे। बेटा उद्धव शतक से ले लिया गया। निस्दिन बरसत नैन हमारे, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा? निस्दिन बरसत नैन नैन हमारे, तो कौन सा हो जाएगा बेटा यहाँ पर? वियोग श्रृंगार। उद्धव जी से कह रही है गोपियां। मोह शब्द, सही शब्द रिक्त स्थान से भरिए। मोहन की बुद्धि कैसी है? तेज है, घनी, घना है, विशाल है, बड़ा है। विशाल है नहीं, बुद्धि तेज है, तो ए आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। मोहन की बुद्धि कैसी बेटा? तेज है। वाक्य का शुद्ध अंश छांटिए। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध। बेटा घोर संबंध नहीं होता, ये प्रश्न बेटा कई बार आ चुका है। जीवन और साहित्य का बेटा घनिष्ठ संबंध होता है, ध्यान रखना। डी आंसर होगा इसका हमारा। हिंदी वर्णमाला में घवर्ण खाली जगह विभाग में आता है, तो घवर्ण किस में आता है बेटा? व्यंजन के विभाग में आता है। स्पर्श व्यंजन है तो व्यंजन का विभाग है। बस थोड़ा सा बात हमारा है। भारत भारती पुरस्कार इनमें से सबसे पहले किसको मिला? तो सबसे पहले जो मिलाता बेटा महादेवी वर्मा जी को। किसको मिला? महादेवी वर्मा जी को। मन चंगा रैदास जी का, तो कटौती में गंगा। आंसर हो गया यहां पे बेटा ए। निम्न में से समानार्थी शब्द कौन से का जोड़ा? समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा यहाँ पर बेटा सही नहीं है? हमसे पूछा है। तो देखिए अम्ब माने होता है पानी, ये हमारे यहाँ पर नहीं है। बाकी सब हमारे सही हैं। ध्वजा, पताका, दंत, रधन, राकेश और सॉरी यहाँ पे बेटा होगा शशि। क्या होगा यहाँ पर बेटा? ये शशि। लिंग संबंधी अशुद्धि बताइए। लिंग संबंधी यहाँ पे अशुद्धि हमें यहाँ पे बतानी है। चलिए तो देखिए विद्वान को बोलते हैं विदुषी।
सम्राट को सम्राज्ञी, भगवान को कहते हैं भगवती, ये बेटा हमारा भगवान होगा, भगवान को कहते हैं भगवती। तो कर्ता का कर्तरी नहीं होता है, ये बेटा यहाँ पर मेरा भगवान है, ये कर्ती नहीं होता, ये कर्तरी होता है। क्या होता है बेटा? ये कर्तरी होता है। मुकुल, मुकुल यहाँ देखिए, मुकुल, मुकुल निम्नलिखित से किस शब्द का समानार्थी है? मुकुल किसे कहते हैं? ये हमसे पूछा बेटा मुकुल किसे कहते हैं, तो मुकुल हम किसे कहते हैं बेटा? मुकुल बताइए। तो मुकुल बेटा हम यहाँ पे कहेंगे किसे? कली को। एक रम्य उपवन था, एक मिनट, गलती हमें कहाँ से हुई है, एक मिनट से नोट कर लूँ इन्हें, थोड़ा सा आपके पेपर में मिसप्रिंट ना आए। एक 29 और एक 28 बेटा, एक मिनट, 28 और एक 29 नोट कर लूँ बेटा मैंने, क्योंकि पेपर में गलती ना आए। 28 और एक 29, चलिए गुड बेटा, 28 29 तुम्हारे हो गए। मुकुल का तुम्हारा कल ही हो गया। एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदन सा आ गया, सा आ जाए तो उपमा अलंकार। क्या होगा बेटा? उपमा अलंकार। क्या होगा बेटा? सा आ गया तो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। हिंदी साहित्य अकादमी 2016 नासर शर्मा को किस उपन्यास के लिए दिया था? तो दिया गया था बेटा परिजात को। ध्यान रखना, ये तो मैंने कई बार बताया, परिजात को दिया गया था। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि हमारे कौन से हैं? तो बेटा हमारे छायावाद के जो रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी। काली घटा का घमंड घटा, देखो एक पेपर में आपके रिपीट फिर हो गया, काली घटा का घमंड घटा। अब इसे गलत मत करके आना, क्या होगा बेटा? यमक अलंकार। सर आप वीडियो तो पेपर के बाद आएगी। एक घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब बेटा घटना। छंद कितने प्रकार के होते हैं? हमसे पूछा है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद होते हैं 3 प्रकार के। छंद कितने? 3 प्रकार के। हिंदी साहित्य का तीसरा ज्ञानपीठ, तो बेटा पहला जो मिला था सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, दूसरा मिला 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा मिला 1978 में। तीसरा ये मिला था इन्हें, दूसरा महादेव वर्मा को मिला था 1982 में। ये था बेटा चौथा। तो आंसर हो गया अज्ञे जी को, यानी तीसरा पूछा ना, तो यहाँ पर बेटा हमारा हो गया किनको? अज्ञे जी को यहाँ पर मिला। इसके बाद हमसे पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित इनमें से पत्रिका इनमें से नहीं है। तो देखो हरिश्चंद्र मैगजीन, कविवचन सुधा, बाल बोधनी है, आनंद कादम्बिनी, ये हमारी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही हमारे 104 नंबर का सॉल्यूशन होता है समाप्त। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। तो बच्चों अब बारी है जीएस के दनादन बेहतरीन से क्वेश्चंस की। ये लीजिएगा पहला क्वेश्चन, जन्म दर में अचानक कमी के कारण डेड डेड डेस क्या होता है? भाई जन्म दर में अचानक कमी हो जाए तो क्या होता है? भाई जन्म दर में अचानक कमी हो जाती है तो प्रति व्यक्ति आय में भैया वृद्धि हो जाती है। जन्म दर कमी हो गई तो कॉमन सी बात है प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाती है? बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, जरा सोच के देखिएगा, है ना। तो रिसोर्स क्या हो जाते हैं? उतने ही रहते, रिसोर्स बढ़ते भी रहते हैं, तो रिसोर्स वो ज्यादा व्यक्तियों के बट में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? श्वेत क्रांति के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ किस संस्थागत मॉडल को मजबूत किया गया है? भाई देखो श्वेत क्रांति में भैया ये है सहकारी समिति। बोलो क्या? सहकारी समितियों का जो एक मॉडल है ना, वो फ्लड किसमें, ऑपरेशन फ्लड में, उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय मुगल साम्राज्य किस पश्चिमोत्तर सीमा तक फैला हुआ था? भैया वो फैला था हिंदुकुश। कहां तक? बोलो हिंदुकुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आइएगा भैया, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे आपसे 41वां। किस एक ग्रह ने अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है?
एक ग्रह की अपने कक्ष से न्यूनतम सूर्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है भैया बताओ। अपसौर उपसौर किस नाम से जाना जाता है भाई। देखो ये आपका देखो खगोलीय दूरी नहीं है, ये तो ऑप्शन हो ही जाएगा। तो 41 क्या कह रहा है भाई, हाँ जी देखो ये हो जाएगा उपसौर, उप मतलब क्या हो जाएगा दूर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलो, ए इसका है 41 का राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, चलेगा आगे। क्या कह रहा है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। देखो इंदिरा पॉइंट को हाँ जी पार्शन पॉइंट भी कहा जाता है, पिग्मेलियन बिंदु भी कहा जाता है, लाहिचिंग भी कहा जाता है। ऑल ऑफ द इन सभी नामों से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना इंदिरा पॉइंट, उसको सबसे दक्षिणी साउथ सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया उसको कहा जाता है। आगे, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। अरे भैया वो नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करते थे। बात क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 44 की। वेदा निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है। बेदा भैया श्रीलंका में, बोलो कहाँ। बेदा जनजाति कहाँ रहती है, बोलो श्रीलंका में। बेदा जनजाति कहाँ रहती है, बोलो श्रीलंका में रहती है है ना। अच्छा, यहाँ म्यांमार में भैया एक मुस्लिम कम्युनिटी है, बोलो कौन सा, उइगर। बोलो कौन सा, उइगर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा फेमस है म्यांमार में, ध्यान रखना उसको, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओ भाई, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्षारीय तो होंगे नहीं। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर बताओ भैया 45 क्या कह रहा है। बहुत प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन है। तो भैया धातुओं के वो ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर बात करें 46। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है। संवैधानिक रूप में है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी भैया क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग संविधान के भैया किस आर्टिकल में है। जो बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 280 आर्टिकल में मेंशन है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी, ये स्टैच्यूटरी बॉडी और ये भैया क्या है कि एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। अब बहुत इजी बता दो भाई, जहां क्लॉज व्लॉज लगा हुआ है अलग से जोड़ा गया है तो वही भाग क्या हो जाएगा, नगर पालिका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और बात करें तो भैया कौन सा 74वां संविधान संशोधन 1992 आपको याद होगा, ठीक है। आ गया भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए करते हैं। भाई देखो भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं ना, तो उन्हें क्या करना है, सरल पदार्थों में चेंज करना है। तो भैया वो कौन करेगा, वो एंजाइम्स करते हैं। बोलो कौन करते हैं, विटामिन्स नहीं भाई, कौन, एंजाइम्स। माने खाने को डाइजेस्ट करने में एंजाइम्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र के रूप में उसका संस्थापक कौन था, है ना। तो भैया बंगाल गजट का संस्थापक भैया जेम्स ए हिक्की। बोलो क्या हो जाएगा, जे के हिक्की, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, समांतर श्रेणी से जुड़े, है ना, 20 ओम तथा 30 ओम वाले दोनों प्रतिरोधकों का प्रभावी क्या होगा। भैया देखो ये बड़ा न्यूमेरिकल है और इसका आंसर सीधे सीधे अगर मैं यहाँ बात करूं बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, निकालने में समय लगेगा। सीधा सीधा आंसर इसका आएगा, बोलो 12। आगे पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत का विदेश व्यापार महानिदेशालय, है ना, देश के निर्यात आयात नीति के निर्माण क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किस मंत्रालय के अंदर आता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय जो आता है, जो विदेश के साथ व्यापार वगैरह समझौता वगैरह होते हैं, तो भैया विदेश के साथ देखो वित्त मंत्रालय तो करेगा नहीं, और विदेश मंत्रालय क्यों करेगा भैया, वो कौन करेगा, विदेश व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय क्या करेगा, ये करेगा। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो 51। चलिएगा आगे बात करेंगे। आगे भैया, कोर सेक्टर के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं। इसका संयुक्त वेटेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग कितना है भाई, आईआईपी में भैया इसका प्रोडक्शन है लगभग 40%। बोलो कितना है, कोर सेक्टर में कितने प्रतिशत है, बोलो 40। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो कोर सेक्टर है ना, कोर सेक्टर में भैया कितने, हाँ कितने क्षेत्र आते हैं भैया, समझ रहे हो ना। तो भैया इसमें कितने क्षेत्र आते हैं कोर सेक्टर में, 8 कोर सेक्टर हैं। बोलो क्या है,
8 कोर सेक्टर हैं, ये बात ध्यान रखना। और भैया ये क्वेश्चन यूपीपी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2024 री एग्जाम है। तो कोर सेक्टर भारत के इंडस्ट्री के कितने, 8, मतलब 40 पॉइंट, मतलब समझ लीजिएगा 40.30% के समथिंग ये वेटेज रखता है कोर सेक्टर। आगे, अभिकेंद्रीय शब्द किससे संबंधित है, अधिकेंद्र, अरे भूकंप से संबंधित है भाई अधिकेंद्र, बोलो किससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है अधिकेंद्र। आगे 55, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है भाई क्या, रेड क्लिफ, बोलो कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिफ, है ना, महर डूरंट नहीं हो जाएगा, रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो C54 का। बात क्लियर है, चलो आगे भैया बताओ, भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहाँ पाई जाती है, भैया गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आए, छोड़ के भी सबसे लास्ट में गए, सबसे लास्ट में छोड़ के गए, तो भैया कहाँ हो जाएगा, गोवा। तो पुर्तगालियों का ही कब्जा भैया बड़े रूप में यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 56, BNS 2023 में चोरी से संबंधित अपराध किस धारा में है, चोरी, भैया चोरी करोगे है ना, चोरी किस में हो जाएगा, 303 में, किस में हो जाएगा, 303 में। अगर कोई व्यक्ति भैया स्नैचिंग करता है यानी झपट मारी, बोलो क्या करता है, कोई व्यक्ति झपट मारी करता है, झपट मारी किस में चला जाएगा भैया, 304 में, समझ रहे हो ना, झपट मारी, है ना। तो BNS से भी क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, तो बहुत छोटे से नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों तक नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं, 8 दिनों तक नाटक प्रदर्शित कहां किए जाते हैं, केरल का भैया कौन सा रंगमंच है, हाँ तो ये हो जाएगा भैया कृष्णाट्टम, बोलो कौन सा हो जाएगा, कृष्णाट्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णाट्टम है। यक्षगान भैया ये कहाँ का है, यक्षगान ये भैया कर्नाटक का है, यक्षगान के बारे में बात करेंगे तो यक्षगान कहाँ का हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा, बोलो कर्नाटक, बोलो कहाँ का, कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, आगे, इंदिरा परमाणु अनुसंधान संस्थान जो कलपक्कम में स्थित है निम्न में से किस राज्य में है, कलपक्कम भैया तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है कलपक्कम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइएगा भैया 59, हाँ, क्विंसवेरी नियम किस खेल से संबंधित है, यानी क्वींसबेरी खेल किससे संबंधित है भैया, मुक्का मार दो तो मुंह टूट जाए, मुक्का मार दो तो मुंह टूट जाए। और ऐसा कहां होता है भैया, बॉक्सिंग में, बोलो कहां होता है, बोलो ऐसा होता है बॉक्सिंग में, बोलो कहां, बॉक्सिंग में होता है। तो ये भैया किससे संबंधित है, बोलो बॉक्सिंग, किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। आगे आओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई, पहली चीता सफारी है, पहली चीता सफारी है भैया, ध्यान रख लेना, है ना। तो भैया ये किस में आ जाएगा, कूनो नेशनल पार्क, बोलो कौन सा, कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा। और कूनो नेशनल पार्क भैया कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, बोलो कहाँ हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश है, बोलो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इसको रखा गया है। रणथंभौर भैया कहाँ है, बोलो राजस्थान है ना। कान्हा भैया कहाँ हो जाएगा, MP, है ना, MP। जिम कारबेट भैया कहां हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद क्वथनांक सबसे कम कौन सा होता है भैया, ग्लिसरीन, बोलो क्वथनांक सबसे कम किसका होता है, ग्लिसरीन, क्या गैसोलीन, ग्लिसरीन नहीं गैसोलीन, बोलो किसका सबसे कम होता है, गैसोलीन का कम होता है। ठीक है, आगे बताओ भाई, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, अरे भैया कौन सा, जिम कॉर्बेट है। कॉर्बेट थोड़ा सा अजीब सा शब्द दे रखा है, जिम कॉर्बेट, बोलो कौन सा है, जिम कॉर्बेट हो जाएगा। आगे, शरीर में DNA का क्या कार्य है, शरीर में DNA का क्या कार्य है, बताओ भाई, बड़ा इजीली बता दोगे। क्या है भाई, आनुवांशिकता को नियंत्रित करना, हेरिडिटीज होती है ना, कंट्रोलिंग टू हेरिडिटीज, हेरिडिटीज को बैलेंस करना, ये आनुवांशिकता का कार्य, ये DNA का कार्य हो जाएगा। आगे बताओ, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है भैया, मंगल, मंगल आयरन के कारण होता है लाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया D, बोलो क्या हो जाएगा, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे 65, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया, अशोक ने मतलब अपने जीवन को ही पूरा चेंज कर दिया था, किस घटना के बाद जीवन को पूरा चेंज कर दिया था। देखो यहां बात करेंगे, हाँ जी 261, बोलो क्या हो जाएगा, 261 BC में अशोक ने भैया क्या लड़ा था, बोलो कलिंग युद्ध, बोलो क्या लड़ा था, कलिंग युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध में भैया 1 लाख 5 लाख लोगों की
लोगों की जानें गई। बोलो क्या? लोगों की क्या गई? बोलो जान। लोगों की जानें गई। और भैया इसे देख करके अशोक का हृदय कांप उठता है और अशोक ने कहा मैं आज से अहिंसा, बोलो कौन सी नीति अपनाऊंगा? आज से मैं अहिंसा की नीति अपनाऊंगा। और अहिंसा मतलब किस धर्म को अपनाऊंगा? बोलो बौद्ध धर्म। बोलो किसको? आज से मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। तो भैया इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, नो वायलेंस की पॉलिसी को अपना लिया गया था। ठीक है, तो आफ्टर कलिंग वॉर, ठीक है, कलिंग मतलब किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था भैया। कलिंग गुजरात का, सॉरी उसका ओडिशा को कलिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे आइएगा भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हाँ भाई, बामकी चंद्र चटर्जी। बोलो किसके द्वारा? बामकी चंद्र चटर्जी के द्वारा भारतीय का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। बात क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है। अच्छा नहीं तो राष्ट्रीय गीत, अरे अरे सुनो 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 सुनो, ये क्यों हो जाएगा भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे ना इसमें तो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भैया क्या कह रहा है। अक्टूबर 2024 में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? लैटिन अमेरिकी, लैटिन अमेरिकी भैया कौन सा हो जाएगा? वो उरुग्वे। बोलो कौन सा हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा। और देखो ये भारत में भी चर्चा में रहा। अगर हम बात करेंगे तो भैया ये कहाँ चर्चा में रहा भाई? ये भारत में। ठीक है, भारत में किस में रहा है? बोलो चर्चा में रहा है। ठीक है, और कौन सा? बोलो जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा मेरे भाई मनीष राणा। बोलो कौन सा हो जाएगा? मनीष राणा केस में ये चक्कर में रहा है। और मनीष राणा की अगर हम बात करें तो इच्छा मृत्यु, अगर आपको ध्यान रखें तो इच्छा मृत्यु भैया कब हुई है? 24 मार्च, समझ रहे हो ना? 24 मार्च और 2026 को इन्हें इच्छा मृत्यु। अच्छा पहला इच्छा मृत्यु भैया किसको मिला था? वो मिला था अरुणा सांगबाग। बोलो किसका? अरुणा सांगबाग को मिला था। और भैया वो कब की बात है? वो 2011-12 का केस है, समझ रहे हो ना? तो अरुणा सांगबाग पहला केस हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा भैया? दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हो जाएगा, दूसरा केस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस हो जाएगा। बात क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित करता है। देखो कानपुर चमड़ा भैया बिल्कुल प्रोडक्शन होता है। सहारनपुर कागज सिगरेट इन सब के लिए फेमस है। मेरठ में चीनी होती है। भैया सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट वाराणसी में नहीं होता। वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है वो भैया कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा मिर्जापुर। बोलो कहाँ हो जाएगा? मिर्जापुर। बोलो कहाँ हो जाएगा? मिर्जापुर आपका सीमेंट के लिए फेमस हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा भाई? मिर्जापुर हो जाएगा। और कौन सा? बोलो सोनभद्र। तो आपसे गलत पूछा है तो गलत आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर। उपयुक्त क्या संकेत करता है? भैया आगे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने से दौड़ रहे हैं, आराम से चलो भैया, लग ना जाए नन्हे मुन्ने बच्चों के। भैया क्या है? आगे स्कूल है। क्या इंगित करता है ये? आगे स्कूल है, आराम से चलो, नन्हे मुन्ने बच्चे चल रहे हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, बताओ। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा सही सुमेलित है ना? देखो ये तो बड़ा जानते हो। ओखला, ओखला कहाँ हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा, है ना। सांडी हरदोई, ठीक है ये तो सही है भाई। हाँ महावीर ये भी गलत है। अच्छा उन्नाव, उन्नाव में अगर हम बात करें तो उन्नाव में कौन सा हो जाएगा? हाँ जी चंद्रशेखर आजाद। बोलो कौन सा हो जाएगा? हाँ जी ये कौन सा हो जाएगा? चंद्रशेखर, समझ रहे हो ना? चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भैया इसका कौन सा हो जाएगा? सांडी वाला हरदोई बिल्कुल सही है। सांडी वाला हरदोई बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो ऑप्शन नंबर सी, सांडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरदोई में, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ड सेंचुरी। ठीक है, अच्छा बर्ड सेंचुरी की बात करें तो भैया यहां से बताओ, यहां से अगर बात करें तो भैया यहां से बताओ नेशनल पार्क। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे तो भैया नेशनल पार्क कितना हो जाएगा? 1। अच्छा यहां से हम बात करेंगे भैया किसकी? हाँ जी यहां से हम बात करेंगे, बोलो किसकी? टाइगर रिजर्व की। ठीक है, टाइगर रिजर्व कितने हो जाएंगे? बोलो 4 हो जाएंगे, है ना।
अच्छा यहां से क्या हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भैया कितनी हो जाएंगी, लगभग 24-25 के समथिंग हो जाएंगी। आगे, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही क्रम क्या है। भौगोलिक, अब तो भैया क्वेश्चंस अच्छा सा पूछ लिया। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ ज्योग्राफी, वाराणसी, वाराणसी यहाँ गौतम बुद्ध नगर है या संत रविदास नगर है, दो तो हट गए, वाराणसी तो बात सही है, गौतम बुद्ध नगर, हाँ सेकंड, हाँ मिल गया बिल्कुल। पहला वाराणसी है, दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, फिर तो आगे आ ही जाएंगे। तो भैया क्या हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। भैया वो ये थारू, बोलो कौन सा है, थारू। थारू जो रहती है तराई में, जो रहती है उत्तर भारत में, उत्तर भारत में तराई में जो थारू रहती है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जनजाति वाला जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भैया कहाँ है, बोलो बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा लखनऊ में, बोलो कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। देखो ये तो पहले ही रहे थे, गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो ये क्या रहे थे, बोलो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, है ना। TN सिंह ये आपके हो ही जाएंगे, राम नरेश यादव ये भी रहे, तो नित्यानंद स्वामी, बोलो कौन, नित्यानंद स्वामी ये यूपी के क्या नहीं रहे हैं, बोलो मुख्यमंत्री, बोलो क्या नहीं रहे हैं, नित्यानंद स्वामी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा पहले हो गए। अच्छा सबसे अधिक, बोलो अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कौन रहा है भाई, सबसे अधिक मुख्यमंत्री की बात करें तो भाई 4 बार, है ना, 4 बार कौन रही हैं, वो मायावती, बोलो कौन, वो मायावती रही हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र, है ना, सबसे युवा, सबसे युवा, सबसे युवा की बात करें तो भैया कौन है, बोलो वो अखिलेश हैं, बोलो कौन है, वो अखिलेश यादव हैं। ठीक है, सर्वाधिक बार 2 महिला रही हैं, बोलो कौन रही हैं, 2 महिला रही हैं। अच्छा पहले ही बात करें तो पहले राज्यपाल बताओ, यूपी के पहले भैया राज्यपाल के बारे में आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, बोलो यहां आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप करेंगे। चलिएगा आइएगा, भारत का कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला राज्य बन गया है। भैया महिलाओं को सरकारी कंपनी में चाहे काम कर रही हो महिला, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हो, अगर उनको पीरियड आता है तो पीरियड के समय उन्हें अवकाश दिया जाएगा, पीरियड के समय उन्हें अवकाश दिया जाएगा। ऐसा करने वाला कर्नाटक कैसा राज्य बन गया है, भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। तो ये रहा आज का धमाकेदार जानदार से सेशंस का क्वेश्चंस। अब आगे बारी है नेक्स्ट। ओके थैंक यू, बाय। नमस्कार सभी बच्चों को। तो बेटा अब यहाँ से मेरे साथ नीरज चौधरी यानी कि मैथ्स का सेगमेंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 500 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई जब 480 का 500 में बेचा जाएगा, या यूं कहें कि 48 का आर्टिकल 50 में 2 से 24 और ये 25, तो 24 का आर्टिकल 25 से बेचेंगे, एक का प्रॉफिट कितने पे, 24 पे। और इसी को हमें पूछा जा रहा है परसेंट में बनाओगे तो गुणा 100 करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 24 चौके 96, 4/24 यानी 6 कम 6, 6 चौके 24। तो 4 से ही क्या किया, 24 से 25, एक का प्रॉफिट 24 पे गुणा 100, 4 छिक्के 24, 4 से 25 गलत काट लिया, तो 4 छिक्के 24, 4 सही 1/6। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट देखें, एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10% की दर में 7500 रुपये उधार लिए, उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। तो जब 10% पे और कितने साल के लिए हैं उसने उधार, 2 वर्ष के लिए हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 10 दूनी 20% का। तो अमाउंट पूछ रहा है लौटाने के लिए 120 हो जाएगा। तो सिंपल आप सीधे 7500 का 120% निकाल रहे होंगे, जो कि आपको कितना मिल जाएगा 0। 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। एक व्यक्ति ने कुछ आम 10 रुपए में 2,
के भाव से खरीदकर 18 के 3 के भाव से बेच दिए। बेटा 10 रुपए के 2 ये कॉस्ट प्राइस और 18 रुपए के 3, तो 3 छिंग 18, 2 पंजे 10, यानी 5 का सीपी है, 6 में बेच रहे हो तो 1/5 का प्रॉफिट है। 1/5 का प्रॉफिट यानी कि होने वाला प्रॉफिट है हमारा 20% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह समान दूरी को तय करने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। 3 घंटे अधिक लेता है तो बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, बी की गति पूछी जा रही है। देखो यहाँ पे बेटा ए की कंडीशन दे रखी है कि A1 A2 कह सकते हो कि ए की चाल अगर पहले 1 है तो दोबारा में ए की स्पीड कितनी हो जाती है, 2 गुनी। अगर स्पीड इनकी 1:2 में है तो ए के द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या आएगा डियर, 1:2। तो अब आप ये देखें कि ए के समय में कितने की गिरावट हुई, 2 से 1 हो गया तो 1 की गिरावट हुई। और इस 1 की गिरावट को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पहले तो कह रहा था कि 8 घंटे अधिक का समय लेता है और अब कह रहा है कि अब 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो पहले 8 घंटे अधिक समय ले रहा था, स्पीड दुगनी कर दी, अब 20 से 3 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो कितने की गिरावट आ रही है टाइम में, टाइम में गिरावट आ रही है 5 की। तो 1 की वैल्यू 5, मैं ए का समय निकालूं प्रॉपर समय यूनिफॉर्म टाइम, तो ए का समय निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10। तो मुझे पता चला कि ए 10 घंटे में इस दूरी को तय कर रहा था, लेकिन हमें तो बी की स्पीड पूछी जा रही है तो बी का समय पता होना चाहिए। तो वो अब आप यहाँ से देख लें कि बी से ये 8 घंटे अधिक समय लेता था तो बी का टाइम कितना आ जाएगा, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो बी का टाइम आ जाएगा 2 घंटे। स्पीड ऑफ बी निकालनी है तो स्पीड ऑफ बी बेटा कितनी आ जाएगी, टोटल जो डिस्टेंस थी वो थी 160 और जब ये 2 घंटे में तय कर रहा है तो बी की जो स्पीड रही होगी वो कितनी रही होगी बच्चे, बी ऑप्शन रही होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी काम को पूरा करने में जैक पीटर से 3 गुना और जस्टिन से 2 गुना समय लेता है। रेशियो दे रखा है किसका, हमें जैक है और किसका कि जैक पीटर से 3 गुना समय, जैक और पीटर का 3 गुना समय ले रहा है यानी कि 3:1 में है। और क्या बोला, और जस्टिन से 2 गुना समय लेता है यानी कि जैक का ही बोला गया है, किसके साथ में, जस्टिन के साथ में 2 गुना समय लेता है 2:1 में। तो हम क्या करें, हम यहाँ से जैक, पीटर और बेटा जस्टिन इनके टाइम का रेशियो बना लेते हैं तीनों का एक साथ। जब जैक हमारा कॉमन है तो यहाँ तो बेटा आप किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3। देखिए पीटर से 3 गुना समय हो गया और जस्टिन से 2 गुना समय हो गया। तो ये तो बेटा इनके टाइम का रेशियो है, लेकिन हमें चाहिए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एलसीएम ले लो, 12 6 ही आ जाएगा, तो 6 एकम 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। तो ये बन गई बेटा इन तीनों की एफिशिएंसी 1:3:2 के अनुपात में। अब यहाँ से टोटल वर्क बनाओ कि वे एक साथ उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 3 5 और 1 6। तो 6 एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जब ये तीनों इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क हो गया हमारा 90 यूनिट। अब क्या बोला गया, तो उस काम को अकेले पूरा करने में जस्टिन को कितना समय लगेगा, जस्टिन मतलब लास्ट वाला, यानी कि 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 2 तिये 6 और 15 तिये 45। तो जब अकेला जस्टिन करेगा बेटा तो कितना समय लेगा, वो ले रहा होगा 45। एक बोतल का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब है। एक टब जिसकी धारिता 36 लीटर है, भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए एक बेटा 1 मीटर क्यूब में ये ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब ये हमारा बराबर होता है कितने के, 1 मीटर क्यूब, ये बेटा थोड़ा सा गलत दे रखा है, हाँ यहाँ पे ना ये आपका सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, मैं इसे आपके पेपर में तो सही रहा होगा, यहाँ पे ये मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, ये है। अब ठीक है कि एक बोतल का आयतन 300 मीटर क्यूब है, एक टब जिसकी धारिता 36 लीटर है, भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है बेटा 1000 लीटर,
यानी कि एक कोई बर्तन अगर 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा हो तो उसमें कितना वॉल्यूम आएगा? 1000 लीटर का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका टोटल वॉल्यूम बनाऊं कि ये 36 लीटर है, तो टोटल मीटर क्यूब में कितना बनेगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे कितना बोला जा रहा था? एक बोतल का आयतन 300 मीटर क्यूब, तो 300 से यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बोतल बेटा कितने आएंगे। तो 3 से कितनी बार कटेगा? 3 से कटेगा ये 12 बार, और 12 गुणा 10 करूँगा तो ये निकल के आएगा हमारा 120। तो आंसर क्या बनेगा कि 120 बोतलों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल हमारा कितना? 300 यानी 12 × 36, 36,000 मीटर क्यूब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि एक वर्ग का परिमाप एक आयत जिसकी विमाएं 5 मीटर और 7 मीटर है की परिमाप के समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। बेटा आयत की विमाएं कितनी है? 5 और 7, और आयत की परिमाप क्या होती है? l + b × 2, तो 7 × 5 12, 12 दूनी 24, और स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4a। जब 4a की वैल्यू 24 तो a की वैल्यू आ गई 6। स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 6 × 36 स्क्वायर मीटर। तो 36 स्क्वायर मीटर इस स्क्वायर का एरिया है। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इनका अंतर पूछा जा रहा है। तो आपको बेटा सीधे सीधे ये पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो छोटी तो होती है 1009 और बड़ी होती है 9973। छोटी कौन सी होती है बेटा? 1009 और बड़ी होती है हमारी 9973। घटा लो, 13 में से 9 गया तो 4, 6 में से 0 जाएगा 6, ये 9 और यहाँ पे 8, यानी अंतर रहेगा हमारा 8964। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 8964। एक थैले में 305 रुपए की धनराशि में 4, 5, 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। बेटा किस रेशियो में है? 4:5:7। ये हैं आपके कितने पैसे के? 25 पैसे के सिक्के, और ये हैं 10 पैसे के सिक्के, और लास्ट वाले हैं आपके 50 पैसे के सिक्के। इन सब से मैं वैल्यू कन्वर्ट कर लेता हूँ और वैल्यू पैसों में ही कन्वर्ट करता हूँ। तो वैल्यू क्या बनेगी? तो 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 चौके 100, 10 पंजे 50 और 5 सत्ते 35, यानी कि 350। ये वैल्यू हो गई। तो टोटल कितनी बनी? 350, 400, 500। तो टोटल बने 500 पैसे, और हमें कह रहा था 305 रुपये हैं। तो रुपए से जब मैं पैसे बनाऊंगा 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये इतने पैसे बन गए। और पूछा क्या जा रहा है हमें? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो बेटा 00 से ये 00 गया, 5 छिक्के 30, 5 एकम 5। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 61। अब जो भी पैसे निकालने बस उसके रेशियो से मल्टीप्लाई लगा दो। जैसे पहले वाला चाहिए 4 से गुणा करूंगा तो 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 244। देखो कहाँ है 244? एक ही ऑप्शन में 244। अदरवाइज आप गुणा भी करोगे तो अब सेम वैल्यू आपको मिलती जाएगी 305। और इसका सही है 7 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7, 7 छिक 42, 427। 12 के प्रथम 9 गुणजों का योग क्या होगा? 12 के प्रथम 9 गुण, यानी एपी देखो ऐसे कि 12 + 24 + 36, इस तरह से कहाँ तक? 12 निम्न 108। अब दो तरीके होते हैं, या तो एवरेज निकाल के सीधा सीधा मल्टीप्लाई लगा दो जितने नंबर्स हैं, या ये एपी बन गया सम ऑफ अर्थमेटिक। एपी क्या होता है? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म अपॉन में 2। तो बेटा हम एवरेज से चले जाएं या ऐसे जाओ, जैसे ये कितना जाएगा? 12 है और ये 108 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट 108 + 12 ये हो जाएगा कितना? 120। टोटल टर्म्स कितने हैं? 9, और बटे में कर देता हूँ 2। तो 2 से गया 6 बार, 60 हो गया, 6 निम 54। तो ये मिल जाएगा 540। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0.04 की पावर -1.5 का मान क्या होगा? पावर को प्लस कर लो। पावर प्लस कैसे होगी? नंबर को इन्वर्स कर दो। नंबर को इन्वर्स करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यानी कि 100, और बटे में कितना? 4, और इसकी पावर कितनी है? तो ये है 1.5, तो ये हो जाएगी बेटा 15/10। दशमलव के बाद 1 अंक है। तो आप देखें 100, अच्छा ये कितनी बार कट गया? 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, यानी पावर हो गई 3/2। तो 100 क्या होता है? 10 की पावर 2, और 4 होता है 2 की पावर 2, यानी हम कह सकते हैं ये 10/2 की पावर है 2, और इसकी भी पावर कितनी थी? 3/2। तो 2 से 2 जाएगा,
और इसमें देखो ब्रैकेट में तो 2 से कितनी बार कटेगा 5, तो हमें रिजल्ट मिला 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 5 पंजे 25 पंजे 125। आंसर कितना होगा डियर 125 डी ऑप्शन। एक कस्बे की वर्तमान संख्या 1,60,000 है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर, डिफरेंस पूछ रहा है 2 साल पहले और 3 साल पहले के लिए। तो बेटा ये सक्सेसिव होता है, तो सीधा सीधा आप सक्सेसिव लें पहले कि जैसे प्रेजेंट में है, बात की बात कर रहा है और पहले की पूछ रहा है। तो 25% 1/4 होता है, यानी जनसंख्या 4 से हुई होगी 5, अगले साल फिर 4 से हुई होगी 5, अगले साल फिर 4 से हुई होगी 5। तो प्रेजेंट 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, इनका रेशियो बना लो। यहाँ पे क्या रख लेंगे हम 5 दोनों जगह, यहाँ पे भी 5, इतना आपको आता होगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो अब आप देखें कि अगर ये जनसंख्या मेरी बेटा प्रेजेंट है, ये वाली जनसंख्या जो कि प्रेजेंट हो जाएगी, उसने हमें पूछा है 3 साल पहले और 2 साल पहले की, तो 1 2 ये 2 साल पहले की जनसंख्या हो जाएगी और ये 3 साल पहले की जनसंख्या हो जाएगी। तो इसका तो मुझे कोई लेना देना नहीं, तो यहाँ से बना लो ये कितनी है 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि प्रेजेंट में 125 है। तो 2 साल पहले थी 4 चौक 16, 16 पंजे 80, ये 2 साल पहले है। और 4 चौक 16 चौके 64, 64 कब थी ये 3 साल पहले थी, बिफोर 3 इयर्स। तो इनका गैप पूछ रहा है भाई वो इनका, तो 64 और 80, 64 और 16 80, यानी गैप कितने का 16 का। 125 की वैल्यू गिवन है और 16 की वैल्यू पूछी जा रही है, कर लेते हैं। तो 1,60,000, तो भाई 1,60,000 बटे ये गिवन है तो 125 है और 16 की वैल्यू पूछ रहा है 2 साल पहले और 3 साल पहले की वैल्यू का अंतर। तो 125 काट लीजिए, 25 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 10 बच गया, 25 चौके 100 और 2 जीरो, और 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 2 जीरो। तो 12 गुणा 16 करो और 2 जीरो रख दो, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19। तो कितना आएगा बेटा 19। 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या काटने में, 16 दूनी 32, रुको 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 रुको, ये था, ये प्रेजेंट है 25% की दर से बढ़ रही है, 1/4, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, बिल्कुल ठीक है। 1,60,125 की वैल्यू, 5 चौक 20 चौक 80, 80 हो गई 2 साल पहले, 4 चौक 16 चौके 64, तो 64 और 6 70 और 10 80, यानी 16 ही आया। तो 16 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 पंजे 125, 25 से काटेंगे, 25 छिक्के 150, 10, ये 100 हो गया, 25 चौके 100, मैं जीरो रख रहा था, अच्छा ये गलत हो रहा था हमारा। 5 से काटेंगे इसे तो ये कितनी बार कटेगा बेटा 12 पंजे 60, कितना बच गया 4 बच गया, और 5 अट्ठे 40, 1280, बार बार दोनों बार गलती काट दिया वो। तो गुणा करें अब 0 और 16 गुणा 8 करेंगे, 16 अट्ठे 128, 16 दूनी 32, 32 और 12, 32 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 44, 16 कम 16 और 4 20, 20,480, ये वाला करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। यदि नदी 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है तो उसे किसी स्थान पर जाने और लौटने में 90 मिनट लगते हैं, स्थान कितनी दूर है। तो बेटा यहाँ पे इतना जानते होंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम होता है तो चाल जोड़ लेते हैं, अप स्ट्रीम पे घटा लेते हैं। टाइम दे रखा है तो दूरी हमने x अज्यूम करी, तो चाल कितनी हो जाएगी टोटल जाते समय 40 और 13 53 और 1 54, चाल हो गई 54 की। अब लौटते समय 40 में से 13 गया तो ये बचेगी 27, कह रहा है 90 मिनट लगते हैं, तो 90/60 ये घंटे में लिख लिया। नॉर्मली फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करो, एलसीएम आ गया आपका 54, तो ये बना x प्लस 27 दूने 54 2x, तो टोटल हो गया भाई 3x बटे में 54 और बराबर में है 90/60। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 30 बार, 0 से 0 गया, 3 दूने 6, 2 से कितनी बार गया 27 बार, तो x बराबर 27 किलोमीटर। तो दूरी है दोनों पॉइंट्स के बीच में 27 किलोमीटर की।
दो संख्याओं का महत्तम सर्वभाजक यानी HCF 4 है और लघुत्तम 150 है। तो ये तो सबको आता है बेटा, 4 गुणा 150। एक संख्या दे रखी है 25, तो दूसरी पूछी है 25 छिक्के 150 6 चौके 24, यानी N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति लेता है। नए व्यक्ति का वजन, बेटा व्यक्ति है 8, जाने वाला है कितने का, 54 किलोग्राम का। अगर आने वाला भी 54 किलोग्राम का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने से नए के 2.5 किलो बढ़ा, तो 2.5 किलो बढ़ा यानी वो कितना एक्स्ट्रा आया, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 20 किलो बढ़ा, इसका मतलब वो 20 किलो ज़्यादा आया। तो 54 और 20 कितना हो जाएगा, 54 और 20 74। तो जो नया व्यक्ति आया है उसका भार कितना होगा बेटा, उसका भार रहा होगा 74 किलोग्राम, यानी कि ए ऑप्शन। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हैं तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। तो बेटा ट्रेन जा रही है 90 की स्पीड से, मीटर पर सेकंड बनाओ 5/18। दोनों की लंबाई सेम है तो x हमने 2x अज्यूम हो गया, और 1 मिनट में पार करती थी। 1 मिनट का मतलब बेटा 1 मिनट बोला, कितना बोला, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो 18 पंजे 90 और 2 से ये गया बेटा 30 बार, तो कितना आया, 5 पंजे 25, 25 दिए 75, यानी कि 750 मीटर ईच। प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों कितने कितने के हैं, 750 मीटर 750 मीटर। एक मिठाई में 1/3 चीनी है। यह चीनी की, यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की 7/6 है तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो 1/3 चीनी है तो 1/3, यानी अगर चीनी की मात्रा बेटा, शुगर की मात्रा यहाँ पे 1 है तो अदर पार्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, यानी 1:2 में है। हमसे कह रहा है कि अब जो कीमत है वो कितनी है कि पहले 6 थी तो अब 7 है। तो पहले तो ये समझो कि अगर इसकी कीमत पहले 6 रुपये थी शुगर की, तो ये जो अदर है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू क्या रही होगी, तो 2 की वैल्यू रही होगी 12 है। तो चीनी की टोटल कॉस्ट रही होगी, वो कितनी रही होगी, 18। अब नए पे आ जाओ, क्योंकि अब क्या हुआ है कि चीनी की कीमत बढ़ गई, तो चीनी की कीमत 6 से अब कितनी हो गई, 7, लेकिन अदर जो कंपोनेंट थे उसकी तो नहीं बढ़ी, तो उसकी तो कीमत अभी भी 12 रही होगी, तो उनकी कीमत कितनी होगी, टोटल मिठाई की कीमत 19। तो बेटा मिठाई की कीमत में वृद्धि देखो, ओवरऑल 18 से 19 हो रहा है, तो 1 रुपया बढ़ रहा है, तो वृद्धि हो रही है 1/18 की। परसेंट में चाहिए 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, कि मिठाई की प्रभावी लागत हमारी कितनी, 100/18% इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन है 6 + √8 और 3 - √2 के बीच मध्यानुपाती। मध्यानुपाती सब बच्चे जानते होंगे, √AB। तो AB का मल्टीप्लाई करना है, पहले 6 का कर लें, तो ये हो जाएगा बेटा 6 × 3 = 18 माइनस 6 का गुणा √2 में करेंगे तो 6√2। अब इसके अकॉर्डिंग आइए तो ये कितना मिलेगा हमें, 3 प्लस के 3√8 और माइनस के 8 दूनी 16, तो √16 का मान कितना बेटा, 4, ये आ गया। इन दोनों रूट को बराबर कर लो, या तो रूट में 8 बना लो या रूट में 2 बना लो। जैसे कि रूट में अगर मैं 2 बना लेता हूँ तो ये हमारा 18 है, माइनस 6√2 है, प्लस बेटा ये 8 है, 8 में से 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 4 का √2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा 2 × 3 यानी 6, तो 6√2 और -4, तो √6 और ये 6√2 दोनों कैंसिल हो गए, बिकॉज ये टर्म माइनस है, ये प्लस है। तो हमारे पास बचा 18 - 4, 18 - 4 कितना, 14 है, और मध्यानुपाती होता है √AB। तो बेटा इसका रूट निकाल रहे थे हम, तो रूट आने के ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। √AB कितना मिला हमें यहाँ पे, √14। एक समठोस गोलाकार बेलन को पिघलाया और उससे समान अर्धव्यास के आधार वाला एक समशंकु बनाया, यानी बेलन को पिघला रहे हैं लेकिन बेस सेम रख रहे हैं और शंकु बना रहे हैं। ठोस शंकु की ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ऊंचाई में, तो बेटा दोनों के वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h और बराबर हैं, तो पाई सेम है, रेडियस आधार सेम है, तो πr²h/3। ये आपका सिलेंडर बेलन
और इधर कोण यानी कि शंकु, ये इनके आयतन है। तो पाई आर स्क्वायर तो मुझे कैंसिल आउट ही दिख रहा है कि पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर सेम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है समान अर्धव्यास, तो सेम है वैसा रेडियस। तो आप देखें कि h अपॉन h ये कितना आ रहा है 1/3। तो उसने ये पूछा है कि ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो ऊंचाई बेटा 1 से 3 हो रही है तो कितनी बढ़ रही है 2। जब 1 पे 2 बढ़ रही है तो कितने परसेंट की इंक्रीज हो रही है इसकी ऊंचाई में, 200% इसकी ऊंचाई पहले की अपेक्षा बढ़ रही होगी। यहाँ एक दंड आरेख आपको दे रखा है, बार चार्ट कह रहा है, ये ईयर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6। ये कह रहा है वर्ष 4 के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों की औसत वार्षिक बिक्री का निरपेक्ष अंतर, यानी कि इस चौथे साल का और इन सब के एवरेज का जो अंतर है। देखो पहले कि अच्छा किस अन्य वर्ष के दौरान हुई वार्षिक बिक्री और 6 वर्षों के औसत बिक्री के निरपेक्ष अंतर के बराबर है। यानी कि बेटा जो अंतर 45 का इसके एवरेज से है वही और किस वर्ष का अंतर इसके एवरेज से है, सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है। तो एवरेज निकालेंगे, पहले इन्हें ऐड कर लो सबको। तो ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, देखो 40 50 90, 90 और 30 कितना हो गया 120, 50 और 40 90 यानी 100, तो 120 ये कितना हो गया 220, 220 और 35 कितना हो गया बेटा 255। तो 255 और बटे में कितने 1 2 3 4 5 6, 6 साल हैं। तो एवरेज आया कितना 6 चौक के 24, 1 बच गया 15 हो गया, 6 तिया 12 और कितना बच गया बेटा 3, 6 पंजे 30, यानी कि 43 पॉइंट कितना 43 पॉइंट ये निकल के आ रहा है हमारा 5। 6 चौक के 24 1, 6 चौक के 24 1, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो एवरेज आ रहा है इसका 42.5 का। तो उसने हमसे कहा है कि जो चौथे वर्ष का अंतर है चौथे वर्ष के साथ, चौथे वर्ष कितना है 45, तो बेटा चौथा साल था हमारा 45, तो इनमें कितने का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है हमें 2.5 का। तो अब देखो अंतर की बात कर रहा है, अंतर 2.5 कब रहेगा कि जब और कोई साल भी हमारा कितना रहा होगा 45, लेकिन 45 तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो अंतर की बात कर रहा है, अगर ये 42.5 से 2.5 ऊपर है तो अंतर 2.5 नीचे भी तो हो सकता है, यानी कि अगर कोई साल हमारा 40 रहा होगा वो भी तो अंतर हमें कितना देगा, वो भी अंतर हमको कितने का देगा 2.5 का। तो 40 में से कौन से ऑप्शन में दे रखा है 40 ये पहले साल में, तो पहले साल के लिए कौन सा ऑप्शन है ईयर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहले साल का अंतर एवरेज से और चौथे साल का अंतर एवरेज से दोनों 2.5 हैं यानी बराबर हैं। ये भी आपका एक तालिका दे रखी है, कह रहा है वर्षों के दौरान कंपनी का वार्षिक व्यय वर्ष 2013 में परिवहन पर किए गए व्यय वर्ष 2013 ये वाला, और परिवहन पर किए गए व्यय यानी कि 60, और सभी वर्षों में कुल मिलाकर परिवहन पर किए गए व्यय का अनुपात यानी परिवहन पर इस टोटल के साथ में रेशियो ये पूछ रहा है। तो हमसे कह रहा है ये 60 का रेशियो और कितने से इस टोटल से, तो बेटा ये कितना बनेगा इसे जोड़ लो आप, तो 8 और 1 9, 9 और 2 11 है, ये 1 हुआ, 4 6 10 7 17 और 8 25 और 1 कैरी था यानी कि 26। ये तो मुझे ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है 3 से कट रहे हैं दोनों नंबर, 3 से ये कट गया 20 बार, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 20 87। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है डी ऑप्शन 20/87। आइए अगला क्वेश्चन है कि एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत दोगुनी हो जाती है। बेटा 15 साल में कितनी हो रही है 2 गुनी। अब कह रहा है कितने वर्षों में यह 2048 गुनी हो जाएगी। आप केवल ये देखें जितना भी बोला गया है अगली बार में वो 2 की कौन सी पावर है, तो 2 एकम 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूने 256, दूने 512, दूने 1024 और 1024 दूने 2048, यानी कि बेटा 9 और 2 11 है। तो ये बन रहा है हमारे यहाँ पर 2 की पावर 11 है, तो टोटल 11 साइकिल बनेंगे इस तरह के, यानी कि 11 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16 है। तो बेटा कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा 165 साल का। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट।
यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 80,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 1 साल का CI। अर्धवार्षिक है बेटा, हाफ ईयरली पर रेट आधा हो जाता है तो इफेक्टिव रेट रहेगा 5%। फ्रैक्शन बनाओगे, बनेगी 1/20, तो 20 से अमाउंट होगा 21, और एक साइकिल, एक वर्ष में 2 साइकिल बन जाएंगे हाफ ईयरली से, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल 400 और अमाउंट हो जाएगा 441। तो बेटा CI कितना बना? 41। हमें बोला गया 80,000, तो 80,000 बटे प्रिंसिपल है 400, CI दिखाई दे रहा है 41। तो 400 दूनी 800 यानी कि 200 और 41 दूनी 82। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 8200 रुपये का CI यहाँ पे मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन है तो पहले बेटा ब्रैकेट में सॉल्व कर लो। इसे तो सीधा सीधा जोड़ दो कि 20 और 3 23 माइनस 2 प्लस 4 में से 1 गया तो 3, तो 23 माइनस के 2 हैं, कितना बचा? 21, 21 और 3 24। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 24। P और Q के औसत और Q और R के औसत के बीच का अंतर 25 है। P और R का अंतर बताओ। बेटा P और Q का औसत कैसे निकालते हैं कि P प्लस Q 2 है तो 2 से डिवाइड किया, ये P Q का औसत। और Q और R का औसत निकालेंगे तो Q माइनस R, Q प्लस R अपॉन 2, और इनका जो अंतर दे रखा है इन औसत का, वो कह रहा है कि अंतर 25 है। तो P और R का अंतर बताओ। जब डिनोमिनेटर सेम है घटाएंगे तो बेटा P Q प्लस है, यहाँ Q माइनस है, ये कट गया, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास? वो बचेगा कि P माइनस R अपॉन 2 इक्वल टू 25, मीन्स कि P माइनस R कितना आएगा? 25 दूनी 50। तो P और R का अंतर कितना हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन 50। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 है, इसके आधार की त्रिज्या 7 है, इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा जैसे कि ये आपका कोण है शंकु, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 7 और इसकी ऊंचाई दे दी गई है 24। वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमें पाई आर एल यानी कि एल की जरूरत होती है। तो 7 24, सीधे सीधे ट्रिपलेट याद रखो पाइथागोरस, ये 25 होगा। कर्व एरिया पूछा जा रहा है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई की वैल्यू 22/7 बोली जा रही है। आर 7 दे ही रखी है, एल हमने काउंट करी कितनी हो गई? 25। 7 से 7 गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। 47 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 99 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? बेटा एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो। 47 हैं तो ऐसे समझो कि 23 संख्या पहले हैं और 23 संख्या ही बाद में रही होंगी, तो बीच में रहा होगा यहाँ कहीं पे औसत। भाई 23 और 23 46, 47 हो तो बीच में एवरेज है। कितना बोला जा रहा है? 99। अब प्राकृत संख्याएं हैं, कह रहा है बड़ी संख्या बताओ, तो इससे आगे भी 23 संख्याएं हैं। प्राकृत है तो सब में 1 का गैप है, 23 जोड़ दो सीधे सीधे, बड़ी संख्या पूछी जा रही है। तो 9 और 3 12, 9 और 2 11 और 1 12, 122। तो सबसे बड़ी संख्या है बेटा इन पे 122। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए। जिन्हें 2020 में 6 कंपनियों में नौकरी मिली है, ये डेटा है 6 कंपनियों में नौकरी का 2020 का। कह रहा है 2020 में कॉलेज के 60 छात्रों को इन 6 कंपनियों में से किसी में भी नौकरी नहीं मिली। तो इस कॉलेज के कितने प्रतिशत छात्रों को कंपनी एच में नौकरी मिली? बेटा 60 को नौकरी नहीं मिली, तो आप ये देखो कि कितनों को नौकरी मिली, तो आप इन सब को जोड़ लो तो ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों को यहाँ पे नौकरी मिली। तो ये है 6 और 6 12 है, 6 18, 4 22, 22 और 8 30, 3 कैरी हो गया। तो 2 5 7, 3 10, 11, 2 13, 13 और 2 15 और 2 कैरी था, 15 और 2 17, यानी 170 हैं जिन्हें नौकरी मिली थी। और बेटा 60 को नौकरी नहीं मिली, तो 60 को नौकरी नहीं मिली तो 0 6 7 13 यानी 230। तो हमें पता चला कि इस विद्यालय में टोटल 230 छात्र रहे होंगे। अब कह रहा है उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें कंपनी एच में नौकरी मिल रही है। कंपनी एच में नौकरी, तो एच में कितने को मिल रही है बेटा? 36 को। तो 36 लोगों को नौकरी मिल रही थी, तो 36 कहाँ से? 230 लोगों से गुणा 100। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने गलत ऐड कर लिया है, एक बार इसे सही ऐड करें क्योंकि प्रॉपर 230 नहीं आना चाहिए नीचे। यह है बेटा 26, 50, 36, 16 24,
और 28, इसे जोड़ने पे बना हमारा 180। ये मैंने 170 कर दिया है, ये 180। तो 180 और 60 कितना हो जाएगा, ये होगा 240। तो ये बेटा 240 में से मिल रहा है। 0 से 0 गया, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10 और 5 तिये 15। 15% बच्चों को नौकरी मिल रही है कंपनी एच में। एक व्यक्ति अपनी कार की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से, जैसे कॉस्ट प्राइस उसने 100 रुपये है, अंकित करता है कितना, 50% अधिक 150 लिख देता है। 20% का डिस्काउंट देता है, 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है यानी एसपी कितना हो गया उसके लिए 110। इन्हें हटा सकते 0। तो कह रहा है बी का अनुमानित मान, बी यानी डिस्काउंट कितने परसेंट का था। तो भाई 15 का आर्टिकल इसने 11 में बेचा, 4 का डिस्काउंट है, कहाँ से, 15 से। परसेंट बनानी है गुणा 100, 2 दूने 4, 5 से काटें, 5 तिये 15, 5 से कितनी बार गया 20। तो 20 चौक 80, 80 बटा 3, 80 बटे 3 होता है बेटा 26 सही, 26 ती 78 यानी कि 2 बटा 3। तो 26.66 या 26.67, तो लगभग कितना, सी ऑप्शन 26.67। ये लास्ट क्वेश्चन कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बेटा 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां ये करती हैं 10 दिनों में। अब कह रहा है जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां इसे करते हैं 8 दिनों में। छोटा कर लो या मत करो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये बन जाएगा 10 चौके 40 लड़के प्लस 10 छिक्के 60 लड़कियां बराबर 8 छिंग 48 लड़के और 8 चौक 32 लड़कियां। ज़्यादा में से कम को घटाओ, 40 48 8 लड़के बराबर 60 और 32 यानी इधर आ जाएंगी 28 लड़कियां। तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 यानी कि बेटा बॉयज़ और गर्ल्स इनका रेशियो आ जाएगा एफिशिएंसी का 7:2 का। तो इस रेशियो में ये काम कर रही है यानी कि इनकी एफिशिएंसी है। टोटल वर्क बना लो कहीं से, जैसे यहाँ से बनाएं तो बी की वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगा कितना, 7 चौके 28 प्लस जी की वैल्यू 2 तो 6 दूनी 12 है, तो 28 और 12 है, ये हो गया बेटा 40 और 40 गुणा कितने में, 10 दिनों में, लास्ट ओनली 2 मिनट्स। तो 40 गुणा 10 ये टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है 4 लड़के और 2 लड़कियां, तो बेटा 4 लड़के कितना करेंगे, यहाँ पे देख लो काम। जब एक लड़का 7 कर रहा है तो 4 कितना करेंगे 28 और 2 लड़कियां कितना करेंगी, 2 दूनी 4, तो 28 और 4 32, 32 से डिवाइड कर लो। 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये आया 25 और बटे में 2। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे और मैक्सिमम स्कोर किया होगा सब बच्चों ने। तो इसी तरह लगे रहें, मेहनत करते रहें बेटा, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं जल्द। जय हिंद। जय हिंद साथियों, राधे राधे भाई सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन रीजनिंग का 104 सेट नंबर, ठीक है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। देखो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी आते हैं जो इनका मीनिंग इंग्लिश के अकॉर्डिंग निकलता है, तो आप देख भी रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन उन्हीं में से है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेट लेवल के जितने एग्जाम होते हैं उनमें कभी कभी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हमें तैयारी उसी तरीके से रखनी होगी। देखो भाई, डेमोलिश करना यानी नष्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, की चीज को बनाना होता है। तो आपने देखा भी वो कई जगह लिखा होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। वहां क्या है, कार्य प्रगति पर इस तरीके से। तो अनयूजुअल का क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट क्या बेटा, नॉर्मल हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा, नहीं नॉर्मल बोलते हैं। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो भाई, हड्डी रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं आप, ऑर्थोपेडिक्स्ट, ठीक है। वैसे ही कैंसर का जो इलाज करता है, जो उसका विशेषज्ञ होता है, जो उसका एक्सपर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखो भाई, 13 से कितना हुआ, 10 हुआ, फिर बेटा 17 हुआ, 48 हुआ, यानी सीरीज हमारी बहुत तेजी से भाग रही है। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या लगेगा, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक हमारा लग करके आएगा। तो आप यहां से अगर यहां जाते हैं, इंटू 1 करेंगे, प्लस का 3 करेंगे, यहां पर इंटू 2 करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, ठीक है भाई। और सॉरी, माइनस का 3 था, यहां माइनस का 3 करेंगे आप, यहां इंटू बेटा 3 करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, यहां पर इंटू 4 होगा, माइनस का हमारा 3 हो जाएगा,
और यहां हम करेंगे भाई इंटू 5 माइनस का 3। बेटा 5 का 9 में गुणा करेंगे 5 आएगा यूनिट डिजिट, और माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। और 2 कहां दे रखा है भाई, एक ही ऑप्शन दे रखा है सी में। सेम ये वाला क्वेश्चन है, 6 है बेटा, 5 है, 8 है, 2 1 है और 8 0 है। अगला नंबर आपसे पूछा गया है, तो यहां देख रहे हैं इंटू 1 माइनस 1, यहां सेम इंटू 2 माइनस 2, यहां पर इंटू 3 माइनस 3, तो यहां पर बेटा इंटू 4 माइनस 4, तो अब आएगा इंटू 5 माइनस 5। तो 5 का बेटा 80 में गुणा करेंगे 40 यानी 400 माइनस 5 करेंगे 395। चलो भाई अगला क्वेश्चन, यहां आपसे पूछा गया किसका कोड है भाई, वेयर का। किसका कोड पूछा आपसे, वेयर का कोड पूछा गया है। तो मैं अगर देखने का प्रयास कर रहा हूं, वेयर यहां पर है तो ये तो एन ई या टी आई एन है एस ई, तो एन ई तो यहां दे रखा है, वेयर ऊपर नहीं, तो गलत है ये। टी आई एन भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा भाई, एस ई हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ए से बी हुआ प्लस का 1, एम से एन प्लस 1, बी से डी हुआ प्लस 2, ई से जी प्लस 2, आर से यू प्लस 3। कहने का अर्थ है यहां तो 1 1 हुआ, यहां पर 2 2 हुआ, यहां पर कितना है भाई 3 हुआ। यही लॉजिक है ना। तो बेटा यहां से 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, एम आएगा, ये हटाओ पहले तो। और एम सर यहां भी ये डब्ल्यू तक दे रखा है, लास्ट वाले में चेक कर लो कितना आएगा। तो 1 1 2 और 2 यहां कितना 3, और 3 ऐड करेंगे कितना आएगा भाई 8 और 3 11, और 11 पर कितना आता है के आता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए वुमेन वॉक्स 11 किलोमीटर तो ईस्ट में। 11 जाती है कहां पर भाई, ईस्ट में। 11 जाती है कहां भाई, ईस्ट में। उसके बाद राइट लेती है, 7 कवर करती है, फिर 3 किलोमीटर कहां जाती है भाई 7 चलती है, दाएं मुड़ती है, अगेन दोबारा से राइट लिया, कितना कवर किया यहां पर 3 और कवर किया भाई साहब। नॉर्थ में आती है, 15 कवर करती है, ठीक है। उसके बाद दाएं मुड़ती है, 16 कवर करती है, तो यहां कितना और 16 और, फिर अंत में राइट लेती है, 8 कवर करती है। बेटा 8 और 15 कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 8 और बेटा ये 16 कितना हुआ 24। तो अपने घर से अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है वो 24 की दूरी पर हो जाएगी। एक व्यक्ति शीर्षासन की मुद्रा में योगा कर रहा है। बेटा यहां अगर आती है बात शीर्षासन की, यानी अगर कोई व्यक्ति सर नीचे और पैर ऊपर करके किसी प्रकार से योगा करता है, तो इसकी ट्रिक ये होती है कि व्यक्ति यहां उल्टा हो गया, तो इसकी ट्रिक क्या है सर, आंसर भी उल्टा कर दो। जो तुम्हारे अकॉर्डिंग, आपके राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है उसका उल्टा करना है तुम्हें। क्या करना है भाई, इसका उल्टा हमें कर देना है। तो यहां कर देते हैं उल्टा, तो उसका बायां हाथ, तो फेस कहां दे रखा है, नॉर्थ में। अगर आपका फेस नॉर्थ में होगा तो लेफ्ट हैंड कहां होगा, पश्चिम में। लेकिन हमें टिक उल्टा लगाना होगा, तो क्या करेंगे भाई इसका, यही तो ट्रिक है इसकी, ईस्ट लगा देंगे इसका करेक्ट आंसर हम, ठीक है। एक महिला अपने घर से चलना शुरू करती है, साउथ में जाती है, 5 कवर करती है, साउथ में कितना 5। उसके बाद दाएं मुड़ती है, 12 कवर करती है, अंत में बाएं मुड़ती है, 4 कवर करती है। गंतव्य से घर की दिशा में उल्टा पूछा है, यहां पर उल्टा, इन विच डायरेक्शन इज हर होम लोकेटेड रिलेटिव टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से उसका घर पूछा है तो उल्टा आंसर आएगा। वैसे अपने घर से कहां है सर, साउथ वेस्ट में, लेकिन इसका उल्टा बोलना है, नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा भाई इसका आंसर, नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर आएगा, नहीं सी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ए इज द मदर ऑफ बी, जो ए है वो कौन है भाई, ए कौन है, बी की माता है, तो ए हो जाती है बी की माता। सी इज द सन ऑफ ए, सी कौन है, ए का, सी इज द सन ऑफ ए, सी कौन है, ए का ही पुत्र है, ठीक है, तो बी का भाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। ए का बेटा सी है, ई डी का भाई है, बी ई की बेटी है, तो ई की बेटी, बी की बेटी कौन है, ई है, तो यहां दे रखा है ई इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, बेटी है तो माइनस करो उसे। ई डी का भाई है, ई का भाई डी है, ई का भाई कौन है भाई, डी है, तो ये बन गया। अब डी की दादी कौन है भाई, दादी बोलो नानी बोलो जो भी है वो ए ही हो सकती है, और तो कोई है नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए आदमी कहता है कि वह मेरी ग्रैंड मदर, यानी मान लो आप ही बोलते हैं कि आपकी ग्रैंड मदर आपकी नानी जी, आपकी दादी जी हो गई। ग्रैंड मदर की इकलौती संतान आपकी माता जी या पिताजी हो गए के पति। अब इकलौती संतान पति हैं तो आपकी दादी जी के पुत्र के तो पति नहीं हो सकते, तो इसका अर्थ है आपकी नानी जी, नानी जी की इकलौती संतान है आपकी माताजी के पति, आपके पिताजी के इकलौते बेटे यानी आप की पत्नी, यानी आपकी पत्नी की बेटी यानी आपकी बेटी। उस आदमी का लड़की से, लड़की का वो कौन हो जाएगा भाई, पिता हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या लगेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें वहां से देखना है कि जाना कहां से कहां तक है, एन से पी तक जाना है, एन से पी, तो एन इधर है और पी इधर है, तो स्टार का अर्थ क्या भाई, स्टार का अर्थ है बेटा बहन, तो मैंने यहां लिख दिया बहन।
और ऑब्लिक का अर्थ क्या दे रखा है भाई, भाई। तो अब आप समझ गए होंगे सर इसका ये भाई और भाई की बहन, तो इसकी तो बहन ही हुई ना। तो राइट रिलेशन क्या बन जाएगा, एन का पी से, पी से एन को क्या बोलेगा, सिस्टर बोलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो वाताएं दाएं से, यहां सबसे पहले समझने का प्रयास करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर लिखा है। तो इसके लिए ट्रिक हमारी ये रहती है, हर क्वेश्चन के लिए ट्रिक होती है हमारे पास। तो जहां रिवर्स ऑर्डर की बात आए तो आपका आंसर जो नॉर्मल है ना उसका उल्टा कर देना है। तो पहले देखो नॉर्मल क्या होगा, राइट हैंड से 5वां अक्षर के लेफ्ट हैंड में 8वां। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इनको प्लस करते हैं हम। तो राइट हैंड से मुझे मिलेगा भाई कौन सा, राइट हैंड से 13वां। राइट से 13वां बेटा एम नहीं होता, क्या होता है, एन होता है। समझने का प्रयास करना, क्या होता है भाई एन होता है, एन। दाएं से 13वां अक्षर एन होता है, एम नहीं होता। लेकिन इसकी वजह से ये भी उल्टा हो जाएगा, इसका भी क्या कर देना है, उल्टा। तो अब जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, एम आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा हमारा, ए इसका सही जवाब रह जाएगा। अगर वेन डायग्राम का टाइप नंबर सेकंड से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्टिंग कहां से करनी, जिसकी मना करे वहां से। इसने कहा है कि क्या होना चाहिए, वट नॉट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को मना करो पहले, इंटेलिजेंट नहीं होने चाहिए। अब इंटेलिजेंट अगर नहीं होंगे तो आपसे बोला गया इंटेलिजेंट है कहां भाई साहब, इंटेलिजेंट वाला सर्किल है, सर्किल को डिलीट कर दो आप पहले। इसको डिलीट करते ही बाकी दोनों में कॉमन मेहनती भी हो और ईमानदार भी हो, तो वैल्यू क्या है ऐसी जो दोनों तरफ है वो 6 है। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सर हमें 20 लेके आना है, तो 40 कर लो, 2 से भाग लगा दो, 20 आ जाएगा। तो पहले गुणा फिर डिवाइड, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी आते हैं, टफ भी आते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये वाला पेपर का लेवल डाउन है, तो हो सकता है अगले वाले का टफ आ जाए, अगले वाले का मॉडरेट आ जाए, हो सकता है और इजी आ जाए। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। और ये भी एग्जाम का देखो मॉक टेस्ट, क्योंकि आप अभी क्या हैं, एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग ग्राउंड चल रहा है ये। तो यहां पर आपको हर प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अप भी और डाउन वाला भी। ठीक है, तो आपको उस तरीके से अपनी तैयारी को रखना है। यहां पंक्ति का राम का दे रखा है, दाएं से 8वां स्थान है, श्याम का बाएं से 15वां। बेटा 8 और 15 को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो 23 हो गया, लेकिन टोटल दे रखे हैं 18। तो ये केस बनता है मिनिमम वाला, रैंकिंग टेस्ट टॉपिक का ये क्वेश्चन है और मिनिमम वाला केस है। सर कैसे पहचाना आपने, 8 ये और 15 23 हुआ ना, लेकिन टोटल तो 18 ही बैठे हैं। तो टोटल कितने बैठे हैं, 18। सर ये 28 होते तो कैसे करते, तो और आसान होता यार फिर तो। 8 ये 15 वो 23, 23 28 में 23 घटाओ 5 हो जाता, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं है, ये केस मिनिमम वाला है। तो टोटल फाइंड करना हो, केस MIN मिनिमम वाला हो, तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस 2 प्लस बेटा मिडिल होता है। फॉर्मूले में 2 प्लस मिडिल होता है। टोटल में दे रखा है 18, राइट और लेफ्ट का सम कितना हुआ 23, माइनस 2 करना पड़ेगा, माइनस m करना पड़ेगा। तो यहां इसको इधर लेके आएंगे तो 18 माइनस 21 बराबर माइनस का m आएगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा 3 का, तो m की वैल्यू बेटा 3 आएगी, ध्यान रखना। सर इससे फाइंड कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। भाई ये बहुत नॉर्मल चीज है कि अगर तुम्हारा टोटल प्रश्न के टोटल से ज्यादा है तो केस मिनिमम है, आपका कम है तो डायरेक्ट घटा दो यार फिर तो। चलो भाई देखो भाई 6 और 5 11 और 11 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 33, 7 और 1 8, 8 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा सर 24। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24। अगला है फ्रीज कूलर क्लॉक। भाई देखो ये क्या है, थिंग्स दे रखी है तुम्हें, टाइम क्या है, टाइम तुम्हें दिखाई थोड़ी देता है, ये अलग चीज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट से अलग है। किसी पासे की 2 विपरीत सतहों के मध्य अधिकतम कितने सरफेस हो सकते हैं, मान लेते हैं ये मेरे पास डाइस है, ये डाइस क्लियर है भाई। इसकी 4 सतह होती हैं, टॉप बॉटम मैंने पकड़ रखा है, ये फ्रंट और बैक हो गया और एक राइट और लेफ्ट हो गया। इनमें से किसी 2 को, जैसे मैंने ये 2 पकड़ लिया विपरीत, ठीक है, इनके मध्य में कितने सरफेस अधिकतम हो सकते हैं। टोटल सरफेस 6 होते हैं और 6 के बाद बेटा जो 4 बच गए ना, ये क्या होते हैं, ये मध्य में ही होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास डाइस वैसे है, अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा तो 1 सेकंड का टाइम लगेगा निकालने में उसे, ठीक है भाई, 1 सेकंड वेट कर लो बस, 1 सेकंड आ जाएगा भाई। क्योंकि यहां पर जो चीजें बेटा पढ़ाई जाती हैं वो प्रैक्टिकली होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। हर चीज हम प्रैक्टिकली बताते हैं, जो चीज संभव है ना प्रैक्टिकल बताना उसे हम प्रैक्टिकली कराते हैं। ये डायस है मेरे पास, इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं और बेटा ये जो मैंने 2 पकड़ रखे हैं इनके मध्य में 4 सरफेस हैं, 1 2 3 और एक ये रहा 4। और ये हर डायस पर काम करता है ये वाला नियम, इसका थोड़ा ध्यान रखना।
अब मैं इन भाई साहब को रख देता हूँ, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी, बात हम देख लेंगे। तो इनके मध्य में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम बोले, अधिकतम कितने आ सकते हैं सर, अधिकतम कितने आते हैं 4, और 4 ही रहते हैं, अधिकतम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, लग्जमबर्ग जनता को सार्वजनिक वाहनों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कहने के अर्थ ये कि पब्लिक जो आपके व्हीकल हैं उस पर जोर देना चाहिए और अपनी रेलगाड़ियों पर यात्रा को निःशुल्क करना चाहता है, क्या ये करेक्ट बात है, ये बताओ भाई। तो पढ़ लेते हैं भाई, लग्जम यूरोपीय संघ का वह छोटा देश यातायात की भीड़ और वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयासों के तहत अपनी ट्रेनों, ट्रामों और बसों में यात्रा को निःशुल्क करने का प्रयास कर रहा है। उदारवादी प्रधानमंत्री जेवियर वेटलेल की पुनः चुनी हुई गठबंधन सरकार ने कहा है कि 2020 की शुरुआत से लग्जमबर्ग के राज क्षेत्र में ग्रैंड डची में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत की जाएगी। तो कथन निश्चित रूप से सत्य है, सत्य का मिस ए और ए का मिस यहां लगेगा बेटा, बी ऑप्शन टिक करना, ए मत कर देना। अगला भाई यहां दे रखा है रेल सेवा की आवृत्ति, आवृत्ति यानी कि कम आ रही है, वही रिपीटेशन, व्यस्त घंटों के दौरान वृद्धि की जानी चाहिए। तो हमें अनुमान लगाना है, अनुमान का मीन्स होता है एक तरीके से संभावना शब्द बोल सकते हैं। तो हमें एक संभावना अपने दिमाग से बनानी है, क्या क्या संभावना यहां हो सकती है। रेलवे अधिकारियों को यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में उचित कदम उठाने चाहिए। तो ऐसा तो कोई सुरक्षा वगैरह की कोई बात नहीं की गई यार यहाँ पर। अधिक समस्या होगी क्योंकि कार्यालय समय के दौरान चलाई जा रही ट्रेनों की संख्या कम है। भाई ट्रेन की संख्या कम है तभी तो ये कह रहा है वृद्धि करो, क्योंकि ये अनुमान हम लगा सकते हैं। वृद्धि कब कह रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आपको लगे कम है, इसलिए तो आप कह रहे हैं वृद्धि करो इसमें। तो अच्छा आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड, और सेकंड के लिए क्या आएगा, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले ही बात कर लेते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, पढ़ो भाई प्रश्न को। स्टेशन एस तटीवर्ती क्षेत्र के मौजूद जहां 8000 यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं, इसने कहा सर 10,000 होने चाहिए। भाई ये तो केस कम पड़ गया हमारा, 2 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भाई ये तो ठीक है, इसको कम से कम 2 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ होना चाहिए, तो ठीक है। और नेटवर्क इंजीनियर पिछले वर्ष से उपलब्ध है, तो नेटवर्क इंजीनियर को ये भी सही है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। 50 केबी प्रति सेकंड से अधिक गति नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान भी करता है, तो ये वाला केस भी क्लियर है। भाई पहला नहीं मिल रहा, पहले का सब पार्ट दे रखा है क्या, यदि प्रतिदिन गाड़ियों के आवागमन प्रस्थान की संख्या 20 से अधिक है तो स्टेशन को ये वाईफाई होगा, ये वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी, वाईफाई होगी, वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी। तो केवल 25 ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं और यहां बोला है कि 20 से अधिक हो तो काम तो चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर बेटा ये वाला आएगा, क्योंकि पहला केस कंप्लीट नहीं हुआ है। 8000 यात्री प्रतिदिन आते जाते हैं, जबकि 10,000 के लिए बोला था। तो इसका ये आंसर लगेगा, कनेक्टिविटी मिलेगी वाईफाई वाली, वाईफाई है, वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं प्रदान करेगा, स्टेशन वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगला क्या है भाई, स्टेशन 6 महीने के अंदर, क्या बोला था इसने, तो यहां पर इसने दे रखा है अधिक है तो स्टेशन को वाईफाई कनेक्टिविटी मिलेगी, कनेक्टिविटी मिलेगी, निःशुल्क नहीं मिलेगी। हाँ कनेक्टिविटी मिलेगी, ये है इसका राइट आंसर। तो वाईफाई कनेक्टिविटी, अच्छा कहाँ गया मिलने वाली, स्टेशन वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ये ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, नहीं ठीक है, यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला वाला भाई सर्किल है, सर्किल सर ये कहाँ से आ गया भाई, और ये इसकी डायरेक्शन ही गलत है, इसकी भी गलत है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आप सभी जानते हैं अगर ऐसा ट्रायंगल आता है उसमें बेटा आंसर तीनों तरफ से अगर एक एक लाइन आती है तो इसके लिए कॉमन है, यहां तीनों तरफ से एक एक लाइन है तो इसका आंसर 16 होता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन और कई एग्जाम में आपका पूछा भी गया, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा बता सकते हैं, बिल्कुल देखो बेटा 3 तो यहां बनेंगे और 3 ही यहां बनेंगे और 3 यहां, 9 तो ये हो गए, प्लस 7 बनेंगे बेटा बड़े वाले। सर कैसे बनेंगे 7, देखो भाई 7 ये वाला 3 बार बनाना पड़ेगा तुम्हें, 1 बार 2 बार, यही बड़ा वाला बेटा ये कॉमन है, और ये 3 बार। तो यहाँ 1 और 2, 2 यहाँ और 2 यहाँ और यहाँ 3। सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 क्यों काउंट कर रहे हैं आप, क्योंकि ये बड़ा वाला कॉमन है, 3 बार काउंट नहीं कर सकते, यहाँ भी है वो यहाँ भी है, तो इसलिए 7 ये वाले बनेंगे, 16 इसका राइट आंसर है। इसके लिए बेटा डायरेक्टली ट्रिक बता रखी है तुम्हें, अगर 2 साइड से कितनी भी लाइनें आती हैं संख्या समान है, जैसे 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो इसमें ट्रिक काम करते हैं 1 2 3 पार्ट हैं, 3 का क्यू कर देते हैं हम, 27 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लाइनें 3 है, 4 पार्ट हैं इसके, 1 2 3 और 4, तो आप 4 का यहां पर क्यू करेंगे, 4 का क्यू कितना होता है भाई 64 होता है, ऑप्शन नंबर सी। यहां बोला है ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 आता है, 6 के बाद 8 देख लो, 1 6 के बाद 8, 6 के बाद 8 2, 6 के बाद 8 3
और 6 के बाद 8 में या 4, करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 1 के 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं, और सभी की जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है? समान। तो मान लेते हैं 1x प्लस 5x प्लस 10x, और वैल्यू कितनी है इसकी? नेट वैल्यू कितनी है? 320। अब इनका सम कितना हुआ भाई? 16x। का मान कितना हुआ? 4320। 16 से काटो भाई से, तो x का मान आ जाएगा 16 दूनी 32, 2 बार कटेगा, 32 के बाद कितना आएगा? 11, और 11 का मीन्स 112 हो गया, 16 सत्ते 112, 0 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 270। करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 व्यक्ति हैं ABCD तक उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं, A जो है B के तुरंत बाएं हैं, तो A आ जाएगा हमारा B के तुरंत बाएं, बेटा A आ जाएगा। C B के दाएं हैं, जो C है B के दाएं हैं, तो C को यहाँ ले सकते हैं आप, लेकिन अंत में नहीं है, तो इसका अर्थ ये कि इधर भी कोई आएगा और एक इधर भी आएगा। 5 है ना, 3 तो ये बैठ गए, तो एक इधर भी आएगा और एक हमारा इधर भी आने वाला है। D किसी एक छोर पर बैठा है, तो D या तो भाई सब यहाँ बैठेगा या यहाँ, क्योंकि इसके बारे में बता नहीं रखा है इसने, तो बीच में कौन है ये पूछा है, और बीच का ये हम आंसर दे सकते हैं, B आएगा बीच में। तो अगला क्वेश्चन, इसका बेटा यहाँ लगा रखा है दर्पण, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये तो आकृति बनेगी नहीं, और नहीं हमारी यह बनेगी। अच्छा, इसके बनने के चांस नहीं, ये कतई नहीं बनेगी, तो राइट आंसर क्या बनेगा? आप हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। क्लियर है भाई? चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पूछा है गलत कौन सा? असंगत। तो इसका ये डबल है, इसका ये डबल है, लेकिन ये इसका डबल कोई भी नहीं है, तो ये तो गलत हुआ ना, 38 हमारा गलत हो जाएगा। आई से टी जाना है मुझे बेटा, आई से टी, तो मैं कहूँगा आई क्या है? ग्रेटर है, यहाँ भी तो ग्रेटर दे रखा है। अगले में बी से एल जाना है मुझे, बी से अगर एल की बात हम करते हैं तो एल हमारा ग्रेटर इक्वल होगा, ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या बनेगा बेटा? ओनली फर्स्ट फॉलो। कहाँ है भाई ओनली फर्स्ट? ओनली फर्स्ट ए, और ए का मीन्स ऑप्शन नंबर डी लगेगा। एच से यू, भाई देखो एच हमारा ये रहा और यू हमारे पास इधर है, तो मैं कह सकता हूँ क्या ग्रेटर है? ना जी ना। एन से एस, एन से एन कहाँ है हमारा? एन 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 ये रहा, और एस पर जाते हैं तो क्या हमारा एन ग्रेटर है? बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, ये गलत सही है, तो एस से एन जाएंगे तो एन क्या है? ग्रेटर है, यहाँ भी तो एन को ग्रेटर दिखा रहा, तो यहाँ सही है हमारा ओनली सेकंड वाला, ओनली सेकंड। सेकंड का मीन्स क्या हो जाएगा? बी, और बी का मीन्स क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका राइट आंसर। अब देखो इसकी बात करते हैं बेटा, इसको यहाँ देखेंगे गलत है, ये सही हो सकता है, डायरेक्शन गलत है, इसकी भी गलत है, राइट आंसर एक ही ऑप्शन है। सेम का बैन है, बैन का जैम है, जैम का अर्थ रहने, तो वैन का क्या होगा भाई? वैन का अर्थ भी तो बता रखा है, तो मैं क्या है? जैम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक का अंतर। सबसे बड़ी संख्या तो ये रही 923, और सबसे छोटी ये है 438। इसके पहले अंक का अंतर बताना है तुम्हें, तो पहले अंक का जो अंतर है वो कितने का आएगा बेटा? 5 का आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा। स्थान 20 से शुरू होकर के अनुजपुरम में 10 जाता है, तो 20 से मान लेते हैं यहाँ 10 गया पूरम में, फिर बाएं मुड़ता है। अच्छा, फेस पूछा है तुमसे, अगर तुमसे केवल फेस पूछा हो तो दायां बायां आप डायरेक्टली उसे कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। तो इसमें पूरम में जाता है, फिर बेटा कहाँ मुड़ता है? यहाँ से लेफ्ट लिया, अगेन यहाँ पर लेफ्ट लिया, 2 बार लेफ्ट लिया है ना, इंग्लिश में पढ़ लो भाई एक बार। तो ईस्ट जाने के बाद में यहाँ पर लेफ्ट लिया इसने, और ये कि यहाँ लेफ्ट लिया, कहीं और तो टर्न नहीं लिया इसने, तो इसका अर्थ ये है कि आप ईस्ट का 2 लेफ्ट चलाएंगे तो क्या आएगा भाई? बेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर फेस पूछा गया हो तो डायरेक्ट कर सकते हो वैल्यू को हटा के। प्लस, प्लस का अर्थ क्या भाई? डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड लगा लिया मैंने, डिवाइड, और डिवाइड का मीन्स क्या भाई? डिवाइड डिवाइड डिवाइड, कहाँ गया डिवाइड? डिवाइड का बेटा इनटू है, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है भाई? माइनस का अर्थ दे रखा है बेटा प्लस, और इनटू का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस। तो पहले आप इसको 3 से 2 से कट जाएगा भाई, सीधा सीधा 4/3 आएगा, इंटू 6 आएगा, तो 2 से 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक वैल्यू। 8 में 4 जोड़ेंगे, 12 माइनस 3 करेंगे, 12 में से 3 गए तो 9 आएगा। अगला, इनमें से अलग बताना है। CDE सेम है, GHI सेम है, STU सेम है, +1 हो रहा है, KLM ये भी सेम है। सर इन तीनों में क्या है? स्वर है, इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए हम डिफरेंट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है एक एक का। अगला, ए से हम देख रहे हैं F आया +5 +5 तो अगला आएगा बेटा U करके +5। C से बेटा U आएगा, तो अगर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो एक ही रह गया।
सी से एच आया +5 +5 18 और 5 23, 23 पर क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगले की बात करते हैं, सी से एच प्लस का 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, अब बेटा 23 आएगा। 8 4 12 16 20, अगला नंबर क्या आएगा 24। डब्ल्यू के बाद में 24 देख लो कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगले की बात करते हैं बेटा, 40 का डबल 80, 80 से 160 हुआ, 200 का 400 से कितना आएगा भाई 800 आएगा। एक नंबर छोड़ के सीरीज लग रही है, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला डी से एफ एच जे और अगला आएगा बेटा एल, क्या आएगा भाई एल, ये गलत है और ये भी गलत है। के से जे -1 -1 तो अगला क्या आएगा जी, जी अगर आता है तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाता है। अच्छा इसको क्यों गलत किया हमने, ये गलत करना था ये वाला, ठीक है। तो आगे तो दे ही रखा है तो मैं एल जी आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले में, इनमें देखना है कौन से दो को हमें आपस में इंटरचेंज करना है जिससे कि हमारी बात बनी की बनी रहे। डिवाइड मुझे लगता है सही जगह पर है, माइनस के पर आने से कोई लॉजिक इसका बनेगा नहीं, गलत है। प्लस और इंटू को चेंज करने से संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये भी गलत है हमारा। इंटू माइनस को इंटू से हटा दें हम, इसे यहाँ इन ये लगा दें और या और यहाँ पर क्या लगा दें माइनस, चेक कर लेते हैं इससे। बेटा ये कितनी बार जाएगा 14 5 6 बार, 6 29 हो गया। 29 में से कितना घटाएंगे भाई आप 5 माइनस करेंगे तो सही है, सी ऑप्शन आ गया हमारा। भाई देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा तुम्हें, 14 से 6 और 23 और 6 कितना हुआ 29। 29 में से आपको ये माइनस का तो 8 है और नहीं 24 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 8 3 24, वो भी माइनस का 24, तो बराबर कितना आएगा तुम्हारा 5 ही आएगा, यही हमें चाहिए था, सी ऑप्शन हो गया हमारा। अगले की बात करते हैं, देखो आर के बाद क्या आएगा भाई एल तो आ ही रहा है, क्यू भी दिख रहा है मुझे, आर के बाद सभी में पी है या एल है, तो डबल एल आने का लॉजिक नहीं, पी लगा लेते हैं। आर पी एल, एल के बाद में बी है, आर पी एल बी क्यू, आर पी एल बी क्यू, आर पी एल बी क्यू, आर पी एल बी और क्यू। तो इस तरीके से पी बी एल आर क्यू पी बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बन जाता है इसका सही आंसर। अगला बेटा क्यू से आर आया प्लस का 1, यू से एक्स आया प्लस का 3, +1 +3 +1, यहाँ देखा +1 है, यहाँ +3 है, यहाँ देखा +1 है +3 है, तो यहाँ लगाते हैं प्लस का 1, यहाँ लगाते हैं प्लस का 3, ये गलत है, ये भी गलत है, +3 लगाएंगे तो 8 और 3 11, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ने सॉल्यूशन देख लिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन की प्रक्रिया हमारी जारी रहे, आपके एग्जाम तक रहे, तो जो हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही है विद सॉल्यूशन, तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आप सभी सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट करें और उसके साथ साथ कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप कमेंट करें। जय हिंद।